Good evening, students. Welcome back to the series Mosby and Kleck's Child Health Nursing. Question number 61. What does a nurse determine is the most serious complication of meningitis in young children? यंग चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज और एपिलेप्सी, ऑप्शन सेकंड ब्लाइंडनेस, ऑप्शन थर्ड पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड ऑप्शन फोर्थ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस. जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे. So the right answer will be option third, peripheral circulatory collapse. मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा है क्वेश्चन में, वर्ड पे ध्यान दे, सीरियस कॉम्प्लिकेशन. तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स. अदर ऑप्शंस भी हमारे कॉम्प्लिकेशंस है मेनिंजाइटिस की कंडीशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सीरियस की बात की जाए तो वो क्या रहेगा हमारा? पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स. इट कैन फर्दर लीड्स टू पेटिकाइमोसिस एंड मोस्ट सीरियस शॉक की कंडीशन, हाइपोटेंशन से शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 62. द नर्स ऑब्जर्व दैट एन इन्फेंट हैज़ एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फॉल्ट्स. फॉर विच डिसऑर्डर शुड द नर्स परफॉर्म अ फोकस्ड असेसमेंट. एक नर्स ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे को एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फॉल्ट्स देखने को मिले हैं, तो किस डिसऑर्डर के लिए नर्स फर्दर असेसमेंट करेगी? ऑप्शन फर्स्ट इज अवर कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया, ऑप्शन सेकंड CNS डैमेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज, ऑप्शन थर्ड PNS डैमेज, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज, एंड ऑप्शन फोर्थ लास्ट डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप. तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे. So the correct answer will be option fourth, developmental dysplasia of hip. Abnormal या फिर asymmetrical gluteal folds किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं हमें? हिप डिस्प्लेजिया की कंडीशन में. हिप डिस्प्लेजिया को और क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल हिप डिसऑर्डर, दैट इज DHD भी बोल दिया जाता है. DHD हिप डिस्प्लेजिया की कंडीशन में डायग्नोसिस करते हैं, तब हम डायग्नोसिस में देखने को मिलता है सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड्स. बच्चे को प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं और थाई रीजन में ग्लूटियल फोल्ड्स देखने की कोशिश करते हैं. वहाँ पर दोनों लेग्स में एसिमेट्रिकल फोल्ड्स दिखाई देंगे. लाइक बच्चे की लेफ्ट थाई में 2 फोल्ड्स हैं और राइट थाई में सिंगल फोल्ड प्रेजेंट है. दैट डिनोट्स द एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड्स. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 63. A 3-month-old infant with severe developmental dysplasia of the hip has a spica cast applied. What should the nurse teach the parents to prevent a serious complication? एक 3-month-old infant है, बच्चा है जिसको सीवियर डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया की कंडीशन है, DHD डिसऑर्डर है. उसको हिप स्पाइका कास्ट अप्लाई किया गया. बच्चा जिसको DHD कंडीशन है, स्पाइका कास्ट अप्लाई किया गया. तो अब नर्स पेरेंट्स को क्या टीचिंग प्रोवाइड करेंगी जो कि प्रिवेंट करेगी किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन को होने से? नर्स पेरेंट को क्या टीचिंग प्रोवाइड कर रही है जो कि प्रिवेंट कर सके कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन को होने से? क्वेश्चन समझ में आ गया? सो ऑप्शंस पे चलते. ऑप्शन फर्स्ट है हमारे चेंज डाइपर्स फ्रीक्वेंटली. डाइपर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे. डिक्रीज द नंबर ऑफ फीडिंग्स पर डे. नंबर ऑफ फीडिंग्स, एक दिन में कितनी फीड कर रहे हैं बच्चों को, उसको डिक्रीज किया जाएगा. अवॉइड टर्निंग फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन पोजीशन, कि बच्चे को प्रोन से सुपाइन पोजीशन में टर्न नहीं कराएंगे, अवॉइड करेंगे. लास्ट ऑप्शन है कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ देयर इज़ अ फाउल स्मेल. अगर स्पाइका कास्ट में से कोई फाउल स्मेल आ रही है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली. सो जल्दी से अपने आंसर सेलेक्ट करेंगे. So correct answer will be option fourth. Call the healthcare provider if there is a foul smell.
अगर बच्चे के स्पाइका कास्ट में से कोई फाउल स्मेल आ रही है, हमें फाउल डिस्चार्ज प्रेजेंट है, तो हमेशा फिजिशियन को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली कॉल करेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सके कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने से। स्पाइका कास्ट अप्लाई किया जाता है हिप डिस्प्लेजिया की कंडीशन में। कितने टाइम पीरियड तक के लिए अप्लाई करते हैं स्पाइका कास्ट को? फॉर 6 मंथ्स स्पाइका कास्ट अप्लाई करते हैं 6 मंथ्स के लिए, और चेंज किया जाता है, चेंज एवरी 6 वीक्स। Moving on to the next question, number 64. A 4-month-old infant had a spica cast applied. What should the nurse include in the discharge instruction to the parents? कि एक 4-month-old infant है जिसको स्पाइका कास्ट अप्लाइड किया गया है, स्पाइका कास्ट लगाया गया। किस कंडीशन में लगाते हैं स्पाइका कास्ट? डेवलपमेंटल हिप डिसऑर्डर या फिर हिप डिस्प्लेजिया की कंडीशन में। What should the nurse include in the discharge instructions to the parent? नर्स क्या इंस्ट्रक्शंस देगी, क्या डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस देगी पेरेंट्स को? जब स्पाइका कास्ट से बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है हॉस्पिटल से, उस वक्त नर्स पेरेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, ऑब्टेन अ स्पेशली डिज़ाइंड कार सीट। बच्चे के लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड कार सीट ऑब्टेन की जाए, रखी जाए। कीप डाइपर्स ऑन टू प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ द कास्ट। डाइपर्स को हमेशा ऑन रखा जाए, पहना के रखा जाए ताकि कास्ट गंदा ना हो। चेंज द इन्फेंट्स पोजीशन एवरी 8 आवर्स। हर 8 घंटे में इन्फेंट की पोजीशन को चेंज करें। यूज़ द बार बिटवीन द इन्फेंट्स लेग टू चेंज द पोजीशंस। जो स्पाइका कास्ट में बच्चे के लेग्स के बीच में बार प्रेजेंट होता है, उससे इन्फेंट की पोजीशन को चेंज करें। सो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer is our option first, obtain a specially designed car seat. स्पाइका कास्ट बच्चों के लिए हिप डिस्प्लेजिया कंडीशन में जिन बच्चों को स्पाइका कास्ट अप्लाइड किया गया है, उनके लिए कार में ट्रैवल करने के लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड कार सीट लगानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, सेफ्टी के लिए बच्चों की, ताकि कोई इंजरी ना हो। ऑप्शन सेकंड में बात की गई है कीप डाइपर्स ऑन टू प्रिवेंट सॉइलिंग ऑफ द कास्ट। हमेशा डाइपर को पहना के बच्चे को नहीं रख सकते, और कास्ट को सॉइलिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें अदर मेजर्स भी यूज़ करने होंगे। ऑप्शन थर्ड में बात की गई है चेंज द इन्फेंट्स पोजीशन एवरी 8 आवर्स, कि हर 8 घंटे में इन्फेंट की पोजीशन चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है 8 आवर्स नहीं, अगर ऑप्शन में एवरी 2 आवर्स होता तब हम इस ऑप्शन पर जा सकते थे। इन्फेंट्स की पोजीशन को चेंज करना होता है इन एवरी 2 आवर्स। ऑप्शन फोर्थ, यूज़ द बार बिटवीन द इन्फेंट्स लेग टू चेंज द पोजीशन। हिप स्पाइका कास्ट में जो बच्चे के दोनों लेग्स के बीच में बार प्रेजेंट होता है, वो उसको एबडक्शन करके रखता है, एडक्ट होने से प्रिवेंट करता है। वो बार इसलिए नहीं होता कि हम उससे पकड़ के बच्चे की पोजीशन चेंज करें, उसकी वजह से कास्ट डैमेज हो सकता है। सो ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज आवर ऑप्शन फर्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. What procedure should a nurse use when elevating the head of infant in a spica cast? नर्स क्या प्रोसीजर यूज़ करेगी अगर उसको इन्फेंट का हेड एलिवेट कराना है? तो कब? तब इन्फेंट को स्पाइका कास्ट अप्लाइड है, मतलब इन्फेंट को हिप डिस्प्लेजिया की कंडीशन है, उसके मैनेजमेंट में स्पाइका कास्ट अप्लाइड कर दिया गया है। अब बच्चे का हेड एलिवेट कराना है, तो नर्स क्या प्रोसीजर यूज़ करेगी, कैसे बच्चे के हेड को एलिवेट कराएगी? ऑप्शन फर्स्ट, चेंज दिस पोजीशन आफ्टर एन आवर। ऑप्शन सेकंड, प्लेस पिलोज अंडर द शोल्डर्स। ऑप्शन थर्ड, पुट द एज ऑफ द कास्ट विद फोल्डेड डाइपर्स। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, रेज द एंटायर मैट्रेस ऑफ द हेड ऑफ द क्रिब। ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है कि इन्फेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे हर 1 घंटे में, आफ्टर एन आवर। सेकंड में बोल रहा है प्लेस पिलोज अंडर द शोल्डर्स, इन्फेंट के शोल्डर्स के नीचे पिलोज प्लेस किए जाएंगे। ऑप्शन थर्ड, पैड द एज ऑफ द कास्ट विद फोल्डेड डाइपर्स, बच्चे की जो कास्ट के एजेस है उनको फोल्डेड डाइपर्स से पैड करके रखेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ है रेज द एंटायर मैट्रेस एट द हेड ऑफ द क्रिब। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So our correct answer will be option fourth. Raise the entire mattress at the head of the crib.
स्पाइका कास्ट अगर बच्चे को अप्लाइड किया हुआ है, बच्चे का हेड एलिवेट करना है अगर हमें, तो क्या करेंगे, जो बच्चे का एंटायर मैट्रेस है हेड एंड पे, उसको कंप्लीट एंटायर मैट्रेस को, कंप्लीट एंटायर बेड को हेड एंड से रेज कर दिया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या था, चेंज पोजीशन एवरी आवर, चेंज पोजीशन आफ्टर एन आवर, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड पे पोजीशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लेस पिलोज अंडर द शोल्डर, बच्चे के अंडर शोल्डर पे पिलो प्लेस करने से शोल्डर राइज हो जाएंगे। हेड के नीचे भी अगर पिलो प्लेस कर दिया तो हेड स्लाइटली राइज हो जाएगा, लेकिन बच्चे को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होगी और शोल्डर के नीचे प्लेस से रेस्पिरेशन पे भी बच्चे के अफेक्ट पड़ सकता है। सो ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड था पैड द एज ऑफ द कास्ट विद फोल्डेड डाइपर्स, इससे कोई बच्चे का हेड एलिवेशन से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट और राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question 66. A nurse is caring for a 3-month-old infant who is diagnosed with congenital hypothyroidism. What should the parents be told of the probable effect of the infant's future if treatment is not begun immediately? क्वेश्चन में क्या कहता है, एक इन्फेंट है 3 मंथ ओल्ड जिसको डायग्नोसिस किया है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म से। कंजेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, मतलब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन का लेवल काफ़ी कम है। सो व्हाट शुड द पेरेंट्स बी टोल्ड ऑफ द प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ द इन्फेंट्स फ्यूचर, क्या प्रोबेबल इफेक्ट होगा इन्फेंट के फ्यूचर पे अगर ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट नहीं किया गया तो, मतलब बच्चे को जिसको कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है उसमें क्या इफेक्ट्स, फ्यूचर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे अगर ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता है तो। और फर्स्ट ऑप्शन इज मिक्सेडिमा, सेकंड थायरोटॉक्सिकोसिस, थर्ड स्पास्टिक पैरालिसिस एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज मेंटल रिटार्डेशन। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। सो बच्चे को कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन थी, मीन्स थायरॉयड ग्लैंड्स वर्क नहीं कर रही प्रॉपरली, थायरॉयड ग्लैंड से थायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है। तो कंजेनाइटल कंडीशन है अगर, तो बच्चे की इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही थायरॉयड का सिक्रीशन नहीं हो रहा होगा। तो जब बच्चे का सेरिब्रल डेवलपमेंट हो रहा था, ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा था, उस वक्त भी थायरॉयड का अमाउंट कम होगा, तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, एमआर की कंडीशन प्रेजेंट होगी बच्चे के अंदर। सो राइट आंसर विल बी करेक्ट आंसर, मेंटल रिटार्डेशन। मिक्स एडिमा कभी भी कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ देखने को नहीं मिलता। सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड था थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस टर्म यूज़ करते हैं हम हाइपर थायरॉयडिज्म के लिए, लेकिन क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई किया हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयड की कमी है। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड में कहा गया स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलेगा। बच्चे में स्पास्टिक पैरालिसिस मोस्टली सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में नहीं देखने को। ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। राइट आंसर इज अवर मेंटल रिटार्डेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 67. At a visit to the Well Baby Clinic, the parents are upset because their 9-month-old infant has a severe diaper rash. One parent wants to know how to treat it and prevent it from reoccurring. What cause of diaper dermatitis should the nurse include when answering the parent's question? कि एक पेरेंट्स विजिट करते हैं वेल बेबी क्लिनिक में, उनके बच्चे को कंडीशन है सीवियर डाइपर रैश की कंडीशन है। तो पेरेंट्स नर्स से पूछते हैं कि फर्दर फ्यूचर में कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो नर्स को बताना है कि डाइपर डर्मेटाइटिस के क्या कॉज हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से डाइपर डर्मेटाइटिस सीवियर डाइपर रैश बच्चे में देखने को मिले। ऑप्शन फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल डाइपर्स, कि पेरेंट्स डिस्पोजेबल डाइपर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस वजह से हुए। ऑप्शन सेकंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद इरिटेंट, कोई इरिटेंट है जिससे बच्चे में प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट, लंबे समय तक वो इरिटेंट बच्चे को इरिटेशन कर रहा है जिसके कारण डाइपर रैश देखने को मिला। ऑप्शन थर्ड डिक्रीज पीएच ऑफ द इन्फेंट्स यूरिन, इन्फेंट के यूरिन का पीएच कम हो गया, उसकी वजह से डाइपर रैश देखने को मिले। ऑप्शन लास्ट है टू अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड्स, कि बच्चे को जल्दी आपने सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करा दिए, वीनिंग स्टार्ट कर दी, जिसके कारण डाइपर रैश देखने को मिले।
सो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer is option second. Prolonged contact with an irritant. डाइपर रैशेज़ की कंडीशन देखने को मिलती है मोस्टली बच्चों में, तब बच्चों ने डाइपर के अंदर ही फीसिस यूरिन पास कर दिया है, बहुत ज़्यादा यूरिन स्टोर हो गया है, मदर ने डाइपर चेंज नहीं किया, पेरेंट्स ने डाइपर चेंज नहीं किया किसी ने भी, या फिर कोई ऑयल है, पाउडर है, फ्रिक्शन की वजह से, सोप्स की वजह से ज़्यादा इरिटेशन कोज हो रही है, ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, दैट कैन फर्दर लीड्स टू सीवियर डाइपर रैशेज और डाइपर डर्मेटाइटिस कंडीशन। सो ऑप्शन सेकंड है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद इरिटेंट इज अ राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन था यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल डाइपर्स। डिस्पोजेबल डाइपर्स यूज़ किया जाए या फिर क्लोथ्स किया जाए, वो सभी डाइपर रैशेज को, डाइपर डर्मेटाइटिस को कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंटली चेंज ना किया जाए तो। सो ऑप्शन सेकंड फर्स्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड था डिक्रीज पीएच ऑफ द इन्फेंट्स यूरिन। अगर इन्फेंट के यूरिन का पीएच इंक्रीज होता है, एल्कलाइन यूरिन देखने को मिलता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डाइपर डर्मेटाइटिस कोज करा सके। सो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन टू अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड्स, दिस इज अनरिलेटेड टू द डाइपर रैश, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. A parent brings a 2-week-old infant to the clinic because the infant continually regurgitates. Chalacia, an incompetent cardiac sphincter is suspected. What instructions should the nurse give the parent? कि एक 2-week-old infant है जिसको क्लिनिक में ला गया, इन्फेंट कंटिन्यूअली रीगर्जिटेट कर रहा है, मतलब उसको जो भी फीड दी जा रही है उसको वापस से बाहर निकाल देता है। चलेशिया एंड इनकॉम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर इज सस्पेक्टेड। इन्फेंट में कंडीशन सस्पेक्ट हुई है चलेशिया। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द पेरेंट? नर्स पेरेंट्स को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? तो चलेशिया कंडीशन है जिसमें देखने को मिलता है जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं, ईसोफेगस लास्ट में स्टमक से जाके कनेक्ट होती है, तो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाता है। नॉर्मली ये स्फिंक्टर्स क्लोज हो जाएंगे जैसे ही फूड एंटर करेगा स्टमक में, ये स्फिंक्टर्स क्लोज हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें ये स्फिंक्टर रिलैक्स रहें, बिल्कुल क्लोजर ना हो, इनका नॉर्मली आपस में बंद ना हो, उस कंडीशन को चलेशिया बोलते हैं। तो चलेशिया की कंडीशन सस्पेक्ट हुई बच्चे में, तो नर्स क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी बच्चे के लिए कि जो फीडिंग है वो वापस से रिगर्जिटेट करके बाहर की तरफ ना आए। सो ऑप्शन फर्स्ट इज कीप द इन्फेंट इन अपराइट पोजिशन आफ्टर द फीडिंग्स, कि इन्फेंट को अपराइट पोजिशन में रखेंगे फीडिंग के बाद। ऑप्शन सेकंड प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम क्राइंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, कि इन्फेंट को क्राइंग से प्रिवेंट करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोने देंगे। ऑप्शन थर्ड कीप द इन्फेंट इन प्रोन पोजिशन फॉलोइंग फीडिंग्स, इन्फेंट को प्रोन पोजिशन में रखेंगे फीडिंग के बाद। ऑप्शन फोर्थ एंश्योर दैट द इन्फेंट ड्रिंक्स अ फुल बॉटल ऑफ फॉर्मूला एट ईच फीडिंग, एंश्योर करेंगे कि इन्फेंट ड्रिंक कर रहा है फुल बॉटल फॉर्मूला को, कंप्लीट बॉटल को ड्रिंक करता है हर फीडिंग के साथ। सो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer will be option first. Keeping the infant in an upright position after feeding. इन्फेंट को फीडिंग के बाद क्या पोजीशन रखेंगे? अपराइट पोजीशन में बैठा कर रखेंगे, ताकि इन्फेंट ने, बच्चे ने जो भी फीड ली है वो वापस से रिगर्जिटेट ना हो, वापस से ऊपर की तरफ ना आए। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ज़्यादा बढ़ जाता है चलेशियाई कंडीशन में, तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन की वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो फीड ली है वो रिगर्जिटेट होकर वापस से बाहर आ जाती है माउथ के थ्रू। तो बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखेंगे ताकि वो ग्रेविटी की वजह से फीड बाहर ना आए। ऑप्शन सेकंड में बोला है प्रिवेंट द इन्फेंट फॉर क्राइंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, इसका बहुत ही मिनिमम इफेक्ट पड़ेगा चलेशिया पे, अगर इफेक्ट होगा तो ऑप्शन सेकंड हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड है कीप द इन्फेंट इन प्रोन पोजीशन फॉलोइंग फीडिंग्स, की फीडिंग के बाद इन्फेंट को प्रोन पोजीशन में रखा जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है हमारा। प्रोन पोजीशन में अगर इन्फेंट को रखते हैं तो और ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे के रिगर्जिटेट करने के, उसके बाद SIDS के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के। सो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट।
ऑप्शन फोर्थ है एंश्योर दैट द इन्फेंट ड्रिंक्स अ बोटल ऑफ फार्मूला एट ईच फीडिंग, कि एंश्योर करे कि इन्फेंट कंप्लीट बोटल ऑफ फार्मूला को फिनिश करें। तो इन्फेंट को ज़्यादा अगर फीडिंग देंगे तो और ज़्यादा चांसेस होंगे रिफ्लक्स गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के और रिगर्जिटेशन के। सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज बच्चे को अपराइट पोजिशन में रखेंगे फीडिंग के बाद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। A parent brings a 9-month-old infant to the pediatric clinic and asks about the introduction of the new foods. What should the nurse suggest? कि एक पेरेंट्स अपने 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट को पीडियाट्रिक क्लिनिक में लेके आते हैं और नर्स से पूछते हैं न्यू फूड्स के बारे में कि नए फूड का इंट्रोडक्शन कैसे कराया जाए। तो इसमें नर्स क्या सजेस्ट करेंगी, आपका क्या सजेशन होगा? ऑप्शन फर्स्ट, मिक्स द प्योर्ड फूड विद फार्मूला एंड ऑफर इट इन अ बोटल। जो नया फूड है उसको फार्मूला फीडिंग में मिक्स करके बच्चे की बोतल फीडिंग के साथ बच्चे को ऑफर करेंगे। ऑप्शन सेकंड, गिव द एंटायर रेगुलर फीडिंग एंड देन इंट्रोड्यूस द न्यू फूड, कि बच्चे को कंप्लीट रेगुलर फीडिंग देंगे, जो उसकी डेली फीडिंग चलती है जितनी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे, उसके बाद न्यू फूड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऑप्शन थर्ड, ऑफर अ न्यू फूड एवरी डे अंटिल वन इज़ एक्सेप्टेड एंड देन ऑफर इट अगेन, कि हर दिन बच्चे को एक नया फूड ऑफ़र करेंगे जब तक वो उसको नए फूड को एक्सेप्ट ना कर ले। जैसे ही कोई नया फूड देते हैं बच्चे को और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको दोबारा से ऑफ़र करेंगे। लास्ट ऑप्शन फोर्थ में कहता है गिव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फार्मूला एंड देन ऑफर द न्यू फूड वाइल स्टिल हंग्री, कि बच्चे को स्टार्टिंग में स्मॉल अमाउंट में फार्मूला फीड देंगे, उसके बाद न्यू फीड ऑफर करेंगे जब बच्चे को अभी भी भूख लग रही होगी, व्हेन द चाइल्ड इज स्टिल हंग्री। सो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So correct answer is option fourth. Give a small amount of formula and then offer the new food while still hungry, कि बच्चे को स्मॉल अमाउंट में फार्मूला फीडिंग देंगे पहले, जैसे ही फार्मूला फीडिंग स्टार्ट करेगा बच्चा फीड लेना, फार्मूला फीड को स्टॉप कर देंगे, नहीं देंगे, और इसकी वजह से बच्चे की जो हंगर है, भूख है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस वक्त बच्चे को न्यू फूड ऑफर किया जाएगा ताकि बच्चा उस न्यू फूड को एक्सेप्ट कर सके ईजिली, क्योंकि बच्चे की हंगर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। सो ऑप्शन फोर्थ इज़ आवर करेक्ट आंसर। बाकी सभी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट होंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन 70। व्हाट शुड नर्सिंग केयर फॉर एन इन्फेंट आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप इंक्लूड, कि एक इन्फेंट है जिसकी क्लेफ्ट लिप की सर्जिकल रिपेयर की गई, क्लेफ्ट लिप की कंडीशन को सर्जिकली रिपेयर करते हैं। जेड सूचर्स मेथड अप्लाई किया जाता है, लोगन बो अप्लाई किया जाता है ताकि सूचर्स पर टेंशन ना पड़े। तो इन सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद नर्सिंग केयर में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी? ऑप्शन फर्स्ट इज़ प्रिवेंट द क्राइंग, बच्चे की क्राइंग को प्रिवेंट करेंगे। ऑप्शन सेकंड, प्लेसिंग इन अ सेमी फाउलर पोजीशन, बच्चे को सेमी फाउलर पोजीशन में प्लेस करेंगे। ऑप्शन थर्ड, कीपिंग एनपीओ फॉर 1 डे आफ्टर सर्जरी के बाद 1 दिन तक के लिए बच्चे को एनपीओ रखा जाएगा, नील पर ओरल, कोई फीड प्रोवाइड नहीं करनी है बाय ओरल मेथड से। ऑप्शन फोर्थ, फीडिंग विद अ स्पून फॉर 2 डेज आफ्टर सर्जरी के बाद बच्चे को स्पून फीडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे। So the correct answer is option first, prevent the crying, बच्चे की क्राइंग को प्रिवेंट करना होगा आफ्टर द सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर क्लेफ्ट लिप। क्राइंग को क्यों प्रिवेंट करना है? क्योंकि जो सूचर्स अप्लाई किए गए हैं उन सूचर्स पे ज़्यादा टेंशन ना हो, इसलिए बच्चे की क्राइंग को प्रिवेंट करना होगा। नर्स की मेजर प्रायोरिटी होगी क्राइंग को प्रिवेंट करना। ऑप्शन सेकंड में बोला गया है कि सेमी फॉलोअर पोजीशन में प्लेस करेंगे, इनकरेक्ट है। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद बच्चे को मोस्टली प्लेस किया जाता है अनऑपरेटेड साइड में, अनऑपरेटेड साइड लाइन पोजिशन या फिर सुपाइन पोजिशन में।
सेमी फाउलर में प्लेस नहीं करते। ऑप्शन थर्ड है हमारा कीपिंग एनपीओ फॉर 1 डे आफ्टर सर्जरी। दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू कीपिंग द चाइल्ड फॉर एनपीओ फॉर होल डे आफ्टर द सर्जरी। ऑप्शन फोर्थ है फीडिंग विद अ स्पून फॉर 2 days आफ्टर द सर्जरी। दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि क्लेफ्ट लिप के सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद बच्चे को फीडिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय दी रबर टिप सिरिंज और बाय द ड्रॉपर से और रबर टिप सिरिंज से फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज अवर प्रिवेंट द क्राई। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अच्छी से रैशनल्स क्लियर होंगे सभी क्वेश्चंस के। अगर आपको समझ में आए हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कैसे भी किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। थैंक यू क्लास।